नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय न्याय प्रणाली की थोड़ी उलझी हुई दुनिया में। हाँ, ये कैसे काम करती है, इसमें क्या रुकावटें हैं और ज़मीनी सच्चाई क्या है। बिल्कुल। खास तौर पर हम ये देखेंगे कि ताकत और पैसा किस तरह इस पर असर डालते हैं। और देखिए, हमारी ये जो बातचीत है ये आधारित है वकील उत्कर्ष दवे के अनुभवों और उनके बताए कुछ मामलों पर। हाँ। हमारा इरादा बस उन गंभीर मुद्दों को समझना है जो उन्होंने उठाए हैं। हाँ। खासकर जैसे मोरबी पुल जैसी दुखद घटनाएं हुई, उनसे जो व्यवस्था की कमियां सामने आई उनको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, और शुरुआत ही कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से करते हैं। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की निचली अदालतों में कितने मामले बरसों से अटके पड़े हैं? ओह, आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। 4.5 करोड़ से भी ज्यादा। 4.5 करोड़, जी। और कहते हैं कि अगर मान लीजिए आज से कोई नया केस ना भी आए, तो भी ये जो बैकलॉग है इसे खत्म करने में करीब 300 साल लग जाएंगे। 300 साल? हाँ, और जजों की संख्या देखिए, हर 10 लाख लोगों पर महज 21 जज। बस 21? हाँ, तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आम आदमी के लिए न्याय पाना कितना लंबा और मुश्किल सफर बन गया है। बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब देर से मिला न्याय तो नाइंसाफी के बराबर ही है। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी न्याय व्यवस्था किसी बड़े ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। हाँ, बिल्कुल। और इस जाम का एक बहुत दुखद नतीजा है विचाराधीन कैदी, जिन्हें हम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कहते हैं। अच्छा। यानी वो लोग जिनका जुर्म अदालत में साबित नहीं हुआ है, लेकिन वो मुकदमे के इंतजार में सालों साल जेल में बंद है। और ये कितने हैं? भारत की जेलों में ऐसे कैदियों की तादाद करीब 76% है। 76%? मतलब 3/4 से ज्यादा लोग बिना सजा सुनाए जेल में हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रक्रिया ही अपने आप में एक सजा बन जाती है। आप जेल में हैं, आपका केस चल रहा है, सालों चल रहा है, और शायद बाद में आप बेगुनाह साबित हों, लेकिन वो साल तो आपके जेल में ही गुजरे ना। वो तो वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। अब देखते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर ये ताकत का खेल कैसे चलता है। उत्कर्ष दवे एक किस्सा बताते हैं। एक हत्या का मामला था, आरोपी जेल में बंद था, लेकिन बाहर आने के लिए उसने कथित तौर पर, मतलब ऐसा आरोप है कि जेल से ही पीड़ित परिवार के एक और सदस्य पर हमला करवा दिया। जेल से? पर क्यों? ताकि परिवार पर दबाव बने, डर जाएं वो लोग और केस में समझौता कर लें। अच्छा। और हुआ भी बिल्कुल यही। परिवार डर गया, जो गवाह थे वो अपने बयान से पलट गए, जिसे हम कानूनी भाषा में हॉस्टाइल होना कहते हैं। हाँ, सुना ये टर्म। मतलब पहले जो बयान दिया था उससे मुकर जाना। नतीजा, आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गया। ये तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब ये दिखाता है कि गवाहों की सुरक्षा कितनी जरूरी है और कैसे सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। बिल्कुल। इसमें पुलिस जांच की क्या भूमिका रहती है, चार्जशीट्स वगैरह की? देखिए, पुलिस जांच यानी चार्जशीट वो बहुत अहम होती है। चार्जशीट वो दस्तावेज है जिसमें पुलिस अपनी जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करती है अदालत में। राइट। दवे इशारा करते हैं कि कई बार, खासकर जब आरोपी असरदार होता है, प्रभावशाली होता है, तो पुलिस या तो प्रक्रिया का ठीक से पालन, कह सकते हैं, कर नहीं पाती, या शायद करना नहीं चाहती। कभी कभी तो एफआईआर में ही, मतलब जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसमें भी बड़े या प्रभावशाली लोगों का नाम ही नहीं डाला जाता। अच्छा, मतलब गड़बड़ जांच के बिल्कुल पहले कदम से ही शुरू हो सकता है। बिल्कुल। तो ये लापरवाही है या जानबूझकर किया जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये पैटर्न कई मामलों में दिखता है। चलिए अब एक ऐसे ही मामले पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं जिसने पूरे देश को, मुझे लगता है, झकझोर दिया था। मोरबी पुल हादसा। हाँ, वो तो भयानक था। अक्टूबर 2022 दिवाली का समय था। गुजरात का मोरबी शहर, वहाँ एक 100 साल से भी ज्यादा पुराना ऐतिहासिक पुल था, हेरिटेज ब्रिज, और उसकी मरम्मत का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया जो असल में घड़ियां बनाती थी। हाँ, ये बात बहुत अजीब थी। और हैरानी की बात यह है कि इस कंपनी के पास पुल बनाने या उसकी देखभाल का कोई पिछला अनुभव या कोई एक्सपर्ट लोग थे ही नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए, किसी भी पुल, खासकर इतने पुराने और ऐतिहासिक पुल की मरम्मत के लिए तो खास तरह की इंजीनियरिंग और विशेषज्ञता चाहिए होती है। जाहिर है। ऐसी अनुभवीन कंपनी को ये काम सौंपना ही, मुझे लगता है, पहला बड़ा खतरा मोल लेना था। पुल को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही जनता के लिए खोल दिया गया। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के? हाँ, सोचिए कोई पुल कितना वजन झेल सकता है, क्या वो सुरक्षित है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बस एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि भाई पुल खुल गया है। अरे बाप रे। और ऊपर से दिवाली की छुट्टियां थी, भीड़ तो मरनी ही थी, लेकिन भीड़ को संभालने का
क्राउड कंट्रोल का कोई इंतजाम नहीं था। फिटनेस सर्टिफिकेट और लोड टेस्टिंग, यानी पुल कितना भार सहन कर सकता है, इसकी जांच, ये तो किसी भी सार्वजनिक पुल के लिए बिल्कुल अनिवार्य होनी चाहिए। इसके बिना पुल खोलना तो मतलब सीधे सीधे तबाही को न्योता देना था। पर क्या कंपनी को पुल की हालत का अंदाजा नहीं था? वही तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है। दवे बताते हैं कि कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि कंपनी ने पुल गिरने से कुछ समय पहले खुद नगर पालिका को चिट्ठियां लिखी थीं। अच्छा, क्या लिखा था? जिनमें साफ साफ कहा गया था कि पुल की हालत बहुत खराब है, वो जर्जर हो चुका है और कभी भी गिर सकता है। क्या? अगर ये सच है तब तो ये मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं रह जाता, ये तो जानबूझकर लोगों की जान खतरे में डालने जैसा हुआ। हाँ। जानने के बावजूद पुल क्यों खोला गया और फिर क्या हुआ? वही जिसका डर था। पुल पर उसकी क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग चढ़ गए। बताया जाता है कि उस दिन 3000 से ज्यादा टिकट बेचे गए थे। 3000? नतीजा, पुल टूटकर नदी में गिर गया और 135 लोगों की जान चली गई। उसमें कई बच्चे भी शामिल थे। 135 जिंदगियां, ओह, ये आंकड़ा तो दिल दहला देता है। जाहिर है इसके बाद बहुत बड़ी जांच हुई होगी। हाँ, जांच तो हुई। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब घटनास्थल पर पहुंचे। मुआवजे का ऐलान भी हुआ। राज्य सरकार ने एक SIT बनाई, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। लेकिन जांच प्रक्रिया पर भी बहुत गंभीर सवाल उठे। अच्छा, किस तरह के सवाल? यार, में कंपनी के मालिकों या बड़े अधिकारियों के नाम थे ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ छोटे कर्मचारियों जैसे टिकट क्लर्क, गार्ड, मैनेजर वगैरह के नाम थे। तो इसे लेकर काफी आलोचना हुई कि भाई बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। हाँ, ये पैटर्न तो अक्सर देखने को मिलता है कि जिम्मेदारी निचले स्तर के कर्मचारियों पर डाल दी जाती है। SIT की जांच में क्या निकला? SIT रिपोर्ट ने तो साफ तौर पर कंपनी और उसके 2 मैनेजरों को लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का दोषी पाया। अच्छा, तो SIT ने माना? हाँ, लेकिन दवे एक और पेच बताते हैं। उनके अनुसार SIT रिपोर्ट के ये जो निष्कर्ष थे वो पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में कथित तौर पर शामिल ही नहीं किए गए। एक मिनट, SIT जो राज्य सरकार की अपनी जांच टीम थी, उसकी रिपोर्ट के अहम निष्कर्ष चार्जशीट में नहीं है, ऐसा आरोप है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इसका मतलब तो ये जांच की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े करता है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि सबूतों को जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश हुई? पीड़ित परिवार तो यही मानते हैं और इसीलिए उन्होंने CBI जांच की मांग भी की। स्वाभाविक है। एक और अजीब बात हुई। नगर पालिका के जिस चीफ ऑफिसर पर निगरानी की जिम्मेदारी थी, उसे आरोपी बनाने की बजाय गवाह बना दिया गया। गवाह? हाँ, जिसकी जिम्मेदारी थी? हाँ, और चार्जशीट में 370 गवाहों के नाम डाल दिए गए। 370 गवाह? अरे, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि किसी को दोषी साबित करने के लिए एक मजबूत गवाह काफी हो सकता है। हाँ, इतनी बड़ी संख्या में गवाहों के बयान दर्ज करने में तो सालों लग जाएंगे। तो क्या ये मुकदमे को जानबूझकर लंबा खींचने की तरकीब हो सकती है ताकि मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाए? ये आशंका तो है ही। और देखिए, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो पहले कथित तौर पर फरार हो गए थे, फिर बाद में सरेंडर किया था, वो भी करीब 14 महीने जेल में रहने के बाद अब जमानत पर बाहर आ गए हैं। जमानत पर 135 मौतों के मामले में? हाँ, तो डर यही है कि इस केस का अंतिम फैसला आने में शायद 15-20 साल या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। इस बीच उन पीड़ितों का क्या हुआ जिनके अपने चले गए? हाई कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद मुआवजा बढ़ा। कंपनी को अंतरिम मुआवजे के तौर पर हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए देने का आदेश हुआ। और पीड़ितों ने मिलकर ट्रेजेडी विक्टिम एसोसिएशन मोरबी नाम का एक संगठन बनाया है और वो अब न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। हिम्मत की बात है। हाँ, मोरबी का मामला सिर्फ एक लापरवाही का ही नहीं, बल्कि इस बात का भी एक बड़ा उदाहरण लगता है कि कैसे बड़े और प्रभावशाली नाम अक्सर जांच के दायरे से बाहर रह जाते हैं। सही। चलिए अब इसी शक्ति और पैसे के व्यापक प्रभाव पर बात करते हैं जो उत्कर्ष दवे अपने अनुभव से बताते हैं। हाँ, दवे का एक बड़ा कड़वा निष्कर्ष है जो उन्होंने शायद ऐसे ही कई मामलों को देखकर निकाला होगा। अगर तुम्हारी जेब में पैसा है और तुम थोड़े प्रभावशाली हो तो तुम्हें कोई छू नहीं सकता। ओहो। उनका मानना है कि 99% मामलों में पैसा, राजनीतिक रसूख और ताकत आपको जेल जाने से बचा सकती है। ये सुनकर तो बहुत निराशा होती है, खासकर जब हम आजकल सुनते हैं कि नहीं, व्यवस्था बदल रही है, बड़े बड़े लोग भी कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। हाँ, दावे तो होते हैं। लेकिन दवे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले जैसे मामलों का उदाहरण देते हैं जहां सबूतों की कमी के कारण सब बरी हो गए, या फिर जेसिका लाल हत्याकांड की पेचीदगियों का जिक्र करते हैं जहां न्याय मिलने में सालों लग गए। बिल्कुल।
तो क्या ये कहना ठीक होगा कि कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति बच सकता है? शायद कोई भी कहना थोड़ी अतिशयोक्ति हो, क्योंकि हाल के सालों में कुछ हाई प्रोफाइल सजाएं हुई भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दवे का इशारा उस पूरे तंत्र की तरफ है जो प्रभावशाली लोगों के पक्ष में काम कर सकता है। अच्छा, ये तंत्र कैसे काम करता है? देखिए, कई तरीके हैं। जांच में हेरफेर एक तरीका है, जैसा हमने FIR से नाम हटाने या बदलने की बात की। दूसरा है मुकदमे में जानबूझकर देरी करवाना, बार बार अपील दायर करना, कभी जज पर ही सवाल उठा देना, तारीख तर तारीख लेना। हाँ, ये तो सुना है। तीसरा है गवाहों को डराना या खरीद लेना, जैसा पहले वाले केस में देखा। और क्या निचली अदालतों पर भी असर डालने की कोशिशें हो सकती हैं? देखिए, इसकी आशंका तो हमेशा बनी रहती है। दवे संगठित अपराध या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करते हैं, जिसमें सिर्फ गुंडे बदमाशी नहीं बल्कि सफेदपोश अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, जैसे वो लाल चंदन की तस्करी का उदाहरण देते हैं। सोचिए, ये लकड़ी प्रतिबंधित है, इसका निर्यात गैरकानूनी है, फिर भी ये कस्टम से कैसे पास हो जाती है बड़े पैमाने पर? जाहिर है बिना अंदरूनी मिलीभगत की मुमकिन नहीं है। सही बात है। इसमें वकीलों की क्या भूमिका होती है? दवे कहते हैं कि एक अच्छे वकील की जरूरत तो होती है, पर एक मजाकिया कहावत भी है, खासकर निचली अदालतों के लिए, कि एक अच्छा वकील कानून जानता है पर एक महान वकील जज को जानता है। हाँ, ये कहावत सिस्टम पर एक तरह का व्यंग है। हालांकि दवे ये भी मानते हैं कि एक काबिल और ईमानदार वकील के पास बहुत ताकत होती है अगर वो उसका सही इस्तेमाल करे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जब दोनों तरफ ताकतवर वकील हों तो अक्सर नतीजा होता है न्याय में देरी, केस बस सालों खिंचता चला जाता है। और ये हमें फिर उसी बुनियादी सिद्धांत पर ले आता है, कानून तो कहता है दोषी साबित होने तक निर्दोष, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन जो हजारों विचाराधीन कैदी सालों से जेल में हैं, उनके लिए तो हकीकत निर्दोष साबित होने तक जेल जैसी बन जाती है, जेल अंटिल प्रूवन इनोसेंट। बिल्कुल सही कहा। और इसी सिस्टम में एक और समस्या है, झूठे मामलों की। दवे जिक्र करते हैं कि कभी-कभी रिश्ते बिगड़ने के बाद लड़कियों द्वारा रेप के झूठे केस भी दर्ज करवा दिए जाते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है, और इस बारे में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी आया था शायद। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शादी का झांसा देकर बनाए गए यौन संबंध रेप नहीं है अगर वो आपसी सहमति से बने हों, भले ही बाद में शादी न हुई हो। ये उन मामलों में एक तरह से बचाव का रास्ता देता है जहां बाद में आरोप लगाए जाते हैं। अच्छा। साथ ही अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल और ट्रांजिट बेल जैसे कानूनी रास्ते भी हैं जो लोगों को तुरंत गिरफ्तारी से बचा सकते हैं अगर उन्हें आशंका हो। तो ये है मतलब कानूनी दांव पेच और व्यवस्था की एक जटिल तस्वीर। बिल्कुल। वैसे व्यवस्था की इन खामियों को समझने वाले उत्कर्ष दवे की अपनी यात्रा भी काफी दिलचस्प है, जो उनके नजरिए को शायद आकार देती है। हाँ। वो खुद एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता रेलवे में मैकेनिक थे, वो खुद साइकिल पर स्कूल जाते थे, यहाँ तक कि लॉ की पढ़ाई के दौरान उनके एक दोस्त ने उनकी फीस भरी थी। अच्छा, तो ये अनुभव उन्हें शायद उन लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं जो व्यवस्था की इन्हीं कमियों का शिकार होते हैं, खासकर गरीब और कमजोर तबके के लोग। शायद वो कहते हैं कि उन्हें डर सिर्फ भगवान से और कुछ गलत काम करने से लगता है, धमकियों से नहीं। लेकिन वो एक बहुत कड़वी सच्चाई भी बताते हैं जो उन्होंने शायद अपने आसपास देखी होगी। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा गुनाह है अगर आप गरीब हो। उफ। और ये बात सीधे तौर पर हमारे शुरुआती मुद्दे से जुड़ती है, न्याय तक पहुंच। एक गरीब आदमी के लिए महंगा वकील करना, सालों तक केस लड़ना, चक्कर काटना, ये सब लगभग नामुमकिन सा होता है। सही। दवे ये भी इशारा करते हैं कि विकास अक्सर शहरों तक ही सिमट कर रह जाता है। उन्होंने अपने गांव का जिक्र किया जहां आज भी पक्की सड़कें और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी चीजें नहीं है। हाँ, वो राजनीति में जाति और धर्म के बजाय इंसान के चरित्र और उसकी काबिलियत को महत्व देने की बात भी करते हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। न्याय मिलने में देरी, ताकत और पैसे का बेजा इस्तेमाल, सामाजिक और आर्थिक असमानता और बुनियादी सुविधाओं तक सबकी पहुंच न होना। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मोटी मोटी बातें सामने आई हैं वो ये है, एक तो हमारी अदालतों पर मुकदमों का पहाड़ जैसा बोझ है। दूसरा, ताकत और पैसा न्याय की प्रक्रिया पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। तीसरा, मोरबी जैसे हादसे गंभीर लापरवाही और पूरे सिस्टम की नाकामी को उजागर करते हैं। और चौथा, एक आम गरीब आदमी के लिए इंसाफ पाना
आज भी एक बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल चुनौती है। और ये सब सोचने पर मजबूर करता है ना कि जब सिस्टम पर ही इतने सवाल उठने लगे, जब ऐसा लगे कि प्रक्रिया में हेरफेर करके ताकतवर लोग बच निकल सकते हैं, और जब इंसाफ के लिए लोगों को पीढ़ियां इंतजार करना पड़ सकता है, तो फिर आम नागरिक उम्मीद कहाँ रखे? कानून की किताबों में लिखे जो ऊंचे आदर्श हैं और जमीन पर जो हकीकत दिखती है, उसके बीच की ये जो गहरी खाई है, ये आखिर कैसे भरी जाएगी? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको, मुझे लगता है, सोचने की जरूरत है। इस गहरी और अहम चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।